Hello friends, I am Aparna and please like, comment, subscribe my channel and support my video also. So in the last class we read the step third. So let us read the step third once again. It is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or product in that compound. Select the element which has the maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O and the elements oxygen in it. There are 4 oxygen atom on the RHS and only 1 on the LHS. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हम उस एटम को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मतलब उस कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा मतलब एटम की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम हो उसे हम सेलेक्ट करेंगे। ये जैसे कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो हम उस कंपाउंड में पहले कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम हो। फिर उस कंपाउंड में हम जिस एटम मतलब जिसके पास जिस एलिमेंट्स के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम हो उसे सेलेक्ट करेंगे और इस क्राइटेरिया का यूज़ करके हम Fe3O4 को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं Fe में तो एक ही एटम है, H2O यहाँ पे 2 है और Fe3O4 में O के पास ऑक्सीजन का जो है वो 4 एटम है। तो पहले तो हम कंपाउंड इसमें इसी कंपाउंड में ज़्यादा एटम है और फिर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के पास ज़्यादा एटम है तो उस हम कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे। फिर सेलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं उसे क्या करते हैं। फिर हम इसमें एक ये बॉक्स बना लेंगे और फिर उससे हम लिख देंगे एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इस कॉलम में हम 3 कॉलम बना के फिर उसमें ऑक्सीजन के एटम लिख देंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने एटम है और प्रोडक्ट में कितने हम दोनों को लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो है उसका LHS में एक ही एटम है और यहाँ पे RHS में ऑक्सीजन का 4 एटम है, यानी कि H2O कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो है वो एक एटम है और Fe3O4 कंपाउंड में ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि पहले क्या था, स्टार्टिंग में देखेंगे जो मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जितना एटम था उसको हम लिख देंगे और फिर उसे बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है और यहाँ पे 4 एटम है तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 4 एटम हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 एटम हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन तो है तो वो तो बैलेंस हो गया। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of compounds or events involved in it. तो हमें ये यहाँ पे मतलब हमको देखना पड़ेगा कि हम फार्मूला जो है कंपाउंड्स या एलिमेंट्स का रिएक्शन में उसको हम अल्टर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4s2o। यहाँ पे हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए 4 कोफिशिएंट ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे H2O4 यहाँ पे नहीं लगा सकते, यानी कि बॉक्स के अंदर हम कुछ भी या फिर हम फार्मूला को अल्टर नहीं कर सकते हैं। नाउ द पार्सली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, ये जो है वो अभी पूरी तरह से ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं हुआ है, अभी पार्सली बैलेंस इक्वेशन है। क्योंकि जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो तो 8 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हम देखते हैं RHS में तो 2 है और Fe भी यहाँ पे देखते हैं RHS में 3 है और LHS में केवल एक ही Fe है। तो अभी ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एटम है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में वो इक्वल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 6। Fe and H atom are still not balanced. Pick any of this atom to proceed further. Let us balance hydrogen atom in partially balanced equation. Fe और H atom जो है वो बैलेंस नहीं है, तो हम कोई भी एटम अब ले सकते हैं उसे बैलेंस करने के लिए। तो हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे पार्शली बैलेंस इक्वेशन में। फिर हम ऐसे ही कॉलम बना के जो पहले जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पहले कितना है 8 है, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गया। अब Fe को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप,
Step 6. Examine the above equation and pick up the third elements which is not valence. मतलब फिर इस इक्वेशन को देख के हम देखेंगे थर्ड एलिमेंट्स को लेंगे जो वैलेंस नहीं है। तो S2 भी वैलेंस हो गया, O भी वैलेंस हो गया, अब बस F ही बचा है, तो हम F ही को लेंगे। तो फिर एफ ई को में भी वैसे ही जैसे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कॉलम बना के इनिशियल में जो एटम है उसको लिखा, और फिर बैलेंस करने के लिए जैसे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 एफ ई के एटम है तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पे भी 3 एफ ई होगा। अब हम देखेंगे कि LHS और RHS में दोनों इक्वल है। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द वैलेंस इक्वेशन काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे कि वैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए Fe3 है, यहाँ पे भी Fe3 है, तो Fe वैलेंस है। फिर यहाँ पे हम हाइड्रोजन देखेंगे 4 2 ज़ा 8 है, यहाँ पे भी 4 2 ज़ा 8 है, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये वैलेंस इक्वेशन है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अब हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स के एटम है बोथ साइड यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, तो अब ये इक्वेशन जो है वो वैलेंस हो गया। द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़, क्योंकि हम ट्रायल यूज़ करके इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो इसीलिए हम इसको हीट और ट्रायल मेथड कहते हैं। राइटिंग नेक्स्ट स्टेप इज द राइटिंग सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। Carefully examine the above valence equation. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? हम पहले इसे एग्जामिन ध्यान से देखिए आप इसे, तो इसे हम देख के कुछ पता लगा पा रहे हैं कि इसमें इसके फिजिकल स्टेट के बारे में इसे कुछ देख के पता लगा पा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको मतलब फिजिकल स्टेट को का सिंबल भी लिखना ज़्यादा ज़रूरी है वैलेंस जब हम करें केमिकल इक्वेशन को। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। मतलब केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का वो मेंशन होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला के साथ। यानी कि यहाँ पे हम जो Fe है तो Fe क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड है तो यहाँ पे सॉलिड लेंगे। फिर ये H2O क्या है, इसे तो आप सोचेंगे कि H2O है तो ये लिक्विड हो जाएगा, लेकिन ये H2O जो यहाँ पे है वो स्टीम के रूप में है, तो स्टीम के रूप में है तो H2O जो है गैस हो जाएगा। फिर Fe3O4 तो सॉलिड हो जाएगा। फिर ये जो H2 है वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब हम ऐसे जो सिंबल इसका लिख के, तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल स्टेट का सिंबल लिखना। The gaseous, aqueous, liquid, aqueous and the solid state of the reactant products are represented by the notation. The word aqueous is written if the reactant or product is present as solution in water. Word aqueous तब लिखा जाता है जब ये जो reactant या फिर product जो है वो वाटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो उसे हम कहते हैं एक्वस। द वैलेंस इक्वेशन बिकम्स 3Fe, वही जैसे हमने बताया कि सॉलिड गैस और Fe3O4H2O. Note that the symbol gas is used with H2O to indicate that in the reaction water is used in the form of steam. मतलब कि जो वाटर है वो स्टीम के फॉर्म में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लिक्विड नहीं गैस लिखेंगे। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर मतलब फिजिकल स्टेट जो है वो केमिकल इक्वेशन में इंक्लूड नहीं रहता है अनलेस जबकि नेसेसरी इसको स्पेसिफाई करना। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। कभी कभी जो रिएक्शन का कंडीशन होता है जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वो ये एरो के ऊपर या फिर नीचे से लिख के इंडिकेट किया गया होता है। जैसे CO गैस प्लस H2 340 एटम CH3OH, मतलब ये बताया गया इसमें, ये इसका ये इंडिकेट किया गया है इसके ऊपर लिख के। और इसमें 6 CO2 प्लस 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O के रूप में ये हो जाता है। मतलब ये कि फोटोसिंथेटिक का ये रिएक्शन है। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। क्या इस स्टेप को यूज़ करके हम बैलेंस कर सकते हैं? देखते हैं क्या टेक्स्ट में दिया है। गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर मतलब टेक्स्ट में जो दिया गया था। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in the air? This is very important question.
मैग्नीशियम रिबन जो है उसको क्यों क्लीन किया जाता है एयर में जलाने के पहले? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये जो रिएक्टिव होता है इसलिए वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर बना लेता है सरफेस पे। तो उसके जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है ताकि ये रेडली कंबाइंड हो सके ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ हीटिंग पे। नाउ वी कैन राइट दिस। So we can write this solution in this way. Magnesium ribbon should be cleaned before burning in air to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface. Magnesium ribbon को इसलिए क्लीन किया जाता है एयर में बर्न करने से पहले। इसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का उसको इसके सरफेस से रिमूव करने के लिए, ताकि जो मैग्नीशियम है वो रेडली बाइंड हो सके ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ हीट पे वो मतलब रेडली कंबाइन हो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द वैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइन। इसमें मतलब वैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो हमने तो इसका स्टेप पढ़ा है, या भाई हमने प्रीवियस टॉपिक में इस स्टेप को पढ़ा है कि कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो इसे अब हम देखना पड़ेगा कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे Cl2 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हमने तो जैसे कि पढ़ा कि हमने उसमें स्टेप वाइज पढ़ा। तो अब हम इसे बैलेंस करने के लिए, यानी कि एग्जामिनेशन में हमें बैलेंस करने देगा तो हम स्टेप वाइज लिख के तो इसे बैलेंस नहीं करेंगे ना। तो हम उसे जैसे शॉर्टली बैलेंस करते हैं, स्टेप वाइज ही बैलेंस करेंगे लेकिन शॉर्टली ही बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले तो उसमें बॉक्सेस बनाना था, तो इसमें हम बॉक्स नहीं बनाएंगे, पहले ऐसे ही हमें बैलेंस करेंगे। और फिर इसमें दूसरा स्टेप कह रहा था कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम हो उसे चूज़ करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि H2 और Cl2 तो दोनों मैक्सिमम नंबर है, तो फिर हम इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ H2 2 है और Cl2 2 है, तो हम यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी अगर हम 2 लगा देंगे तो अब हम फिर काउंट करेंगे कि मतलब दोनों साइड एटम इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे भी H2 2 है और Cl2 भी 2 है, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी 2H हो जाएगा और 2Cl हो जाएगा, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। अब दूसरे बैलेंस करते हैं। सेकेंड, बैरियम क्लोराइड प्लस एमोनियम सल्फेट gives barium sulfate plus aluminum chloride. Now, barium chloride BaCl2 plus aluminum sulfate AlSO4 का होल ट्राइस, Al2SO4 का होल ट्राइस। अब ये तो कॉमन सेंस है कि मतलब ये आपने पिछली क्लास में तो पढ़ा ही होगा कि कैसे हम इसको फॉर्मूला राइट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे Al की वैलेंसी जो है यहाँ पे 3 है। और रुकिए मैं एक बार बता दे रही हूँ उसको लिख के। ऐसे हमने जैसे 9th क्लास में पढ़ चुका था AlSO4। तो यहाँ पे हम Al की जो वैलेंसी होगी वो लिखेंगे। तो Al की वैलेंसी 3 होती है, SO4 की वैलेंसी 2 होती है। तो फिर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये Al2 हो जाएगा और SO4 3 का होल ट्वाइस होगा। इतना तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि अपने 9th क्लास में ये अच्छे से ये फार्मूला पढ़ा होगा, कैसे हम फार्मूला बनाते हैं फिर राइट करते हैं। सो बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3
तो ये तो फर्स्ट वाला हम थोड़ा देख रहे थे कि ईजिली बैलेंस हो गया, लेकिन ये देखने में लग रहा है कि मतलब ये थोड़ा उससे मतलब ईजिली बैलेंस नहीं होगा, लेकिन ये ईजिली ही बैलेंस हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम काउंट करेंगे। यहाँ पे BaCl2Al2SO43 उस कंपाउंड को चूज़ करेंगे जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम हो। तो ये तो है AlSO4 का होल थ्राइस, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है उसमें इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम है यहाँ, यानी कि ऑक्सीजन के पास 4 3 12 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हम देखेंगे कि 4 ही है। तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ पे हमने 3 लगा दिया तो ये बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 4 12। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो Al2 है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो Al भी बैलेंस हो जाएगा। देखते हैं अब क्या बचा। यहाँ पे Ba जो है, बैरियम जो है वो 3 है और यहाँ पे Ba जो है वो 1 ही है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब देखते हैं क्या बचा। क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे 2 3 2 6 है, यहाँ पे भी 6 हो गया। तो अब हम काउंट कर लेंगे एटम को भी, मतलब LHS और RHS में इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे भी 3 Ba है और यहाँ पे भी 3 Ba है, यहाँ पे 6 Cl है, यहाँ पे भी 6 Cl है, और यहाँ पे भी Al2 है और यहाँ पे भी Al2 है, और यहाँ पे भी S जो है 1 है, यहाँ पे भी S 1 है, यहाँ पे O जो है 4 3 12 है और यहाँ पे भी 12 है। तो ये वैलेंस इक्वेशन हो गया। तो ये आपने देखा कि कितने ईजिली वे में हमने इसे बैलेंस कर दिया। दिस इज़ वेरी इजी स्टेप टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इफ़ you read the step more carefully, then you can do this. So move to the next topic, sorry, next question, that is question number 3rd. Sodium plus water gives sodium hydroxide plus hydrogen. सोडियम यानी कि सोडियम Na प्लस वाटर H2O गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा मैक्सिमम नंबर है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम नंबर वाला एटम ये है H2O, लेकिन हम इसमें अगर काउंट करते हैं एटम, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों का, तो Na भी 1 है, यहाँ पे भी Na 1 है, यहाँ पे भी O 1 है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 2 1 3 है और यहाँ पे जो है वो 2 है, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं है। और वो हमें जो मतलब कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम हो उसे सेलेक्ट करना है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम है तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो 2 है और इस साइड जो है वो 3 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 2 2 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम हो जो बैलेंस हो गया। अब देखेंगे कि जो क्या है वो अनबैलेंस है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये तो इक्वल है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो Na है वो 2 है, यानी कि 2 Na है, लेकिन इस साइड देखेंगे तो वो केवल Na है, यानी कि एक ही Na है। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। फिर हम काउंट कर लेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो है 2 Na है, यानी कि ये जो 2 Na है, और यहाँ पे भी 2 Na, यहाँ पे 4 H2 है, यहाँ पे भी 2 और फिर 2 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो ये